गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 28 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से, जो कि बात कर रहा है यूएस के बारे में कि कैसे यूएस ने इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लगाया था, लेकिन वो एलिगेशन जैसा कनाडा ने लगाया था उससे काफ़ी डिफरेंट है। हाउ? देखिए, यहाँ पे दो लोगों की स्टोरी की बेसिकली बात हो रही है। पहला आपका जो किरदार है वो है यहाँ पे गुरपंत सिंह निज़र। ठीक है, आप यहाँ पे निज़र से इसको याद रखिए। और दूसरे जो किरदार है वो है यहाँ पे आपके हरदीप सिंह पन्नू। ठीक है, सो बेसिकली जो हरदीप सिंह पन्नू है ना, ये तो आपका निवासी है यूएस का, जो अभी तक इसके ऊपर मतलब बेसिकली यूएसए का ये निवासी है। इसके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं एंड असैसिनेशन की शायद इसकी कोई तैयारी हो रही थी और यूएसए ने इसको बचा लिया। निजर जो है वो एक कनाडा का रेसिडेंट था, वो कनाडा का सिटीजन था और कनाडा इसको बचा नहीं पाए। इनकी ऑलरेडी 1 महीने पहले डेथ हो चुकी है। सो अब क्या मामला है, चलिए आराम से समझते हैं। बेसिकली जब कनाडा में इनकी निर्जर की डेथ होती है तो वहाँ पे कैनेडीज के जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने साफ साफ बोला कि यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसा करवाया है। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन इन्होंने लगा दिया और ये भी बात बोलते हैं कि बेसिकली हम पूरा सब कुछ वहाँ पे रोक देंगे और इंडिया ने ये ठीक नहीं किया है। इवन इनके साथ फिर ईयू भी आ जाता है, यूके भी आ जाता है, सब लोग इनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन 1 महीना पूरा हो चुका है। इंडिया ने इस बात को बताया था कि बिल्कुल absurd बात है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ है तो एविडेंस दिखाइए, आप ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इंडिया ने इनको बिल्कुल हवा में बात बताने वाली बात बोली कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये गलत बात बोली जा रही है। फिर हम नीचे देखते हैं, नीचे चलते हुए कि अब जब निज़र की बात आती है कि हरदीप सिंह निज़र के ऊपर कोई करवाया गया था, बेसिकली कोई हमला होने वाला था, उनकी डेथ की प्लानिंग की जा रही थी, तो वहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या ऐसा सही में था। तो ये सवाल आने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठता ही है, क्या ऐसा था। तो हाँ, देखते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यूएसए का बोलना है कि बेसिकली देखिए असैसिनेशन की तो यहाँ पे कोशिश की गई है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। यूएसए का बोलना है कि ऐसा इंडिया के लोगों की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने भी बोला कि हो सकता है ऐसे कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो सकते हैं जिनके पास आर्म्स हो, हथियार हो और वो ऐसा करना चाहते हो। अब आप लोग पूछेंगे कि 2 इंसान जो कि कभी इंडिया से बिलोंग करते थे, उनको कोई दूसरी कंट्रीज़ में जाके क्यों मारना चाहेगा। रीज़न यहाँ पे है खालिस्तान। ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों के दोनों खालिस्तान या फिर सेपरेट ग्रुप बनाना चाहते थे इंडिया से। जो बेसिकली आपको पता है ये खालिस्तान का मुद्दा क्या है कि सिख्स जो लोग हैं, कुछ सिख लोग को, सभी सिख लोग ने, कुछ जो सिख लोग हैं वो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाए, उनको एक अलग जगह दी जाए, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मानते। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर इन्हीं को सेपरेट बोला जाता है कि वो यहाँ से इंडिया से इस भूमि को अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे सेपरेट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल भी होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है। फिर जो ये सेपरेट खालिस्तान है, यहीं पे जो पन्नू है उन्होंने सिख फॉर जस्टिस भी बनाया हुआ है। सिख फॉर जस्टिस ये उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वो फाउंडर है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को प्लस इन दोनों आदमियों को, यहाँ पे निजर और पन्नू, निजर एंड पन्नू दोनों को इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेररिस्ट का खिताब दिया हुआ है। ठीक है, कि दोनों को टेररिस्ट माना गया है, कि ये दोनों के दोनों आतंकवादी हैं इंडिया के लिए। और बेसिकली जो ये सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पन्नू आपके हेड रह चुके हैं, फाउंडर रह चुके हैं, ये भी आपकी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानी जाएगी इंडिया के अंदर, ऐसा इंडिया का मानना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पहला हमारा जो दूसरा जो हमारा आर्टिकल है वो बात कर रहा है फ्रॉड को कब करने के लिए। क्या बोल रहा है कि बेसिकली जो यूपीआई है उसके अंदर कुछ चेंज लाने की बात की गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई कहती है कि पर्टिकुलर कुछ जो अमाउंट होगा ना आपका, मान लीजिए लिमिट वो लगाई जाएगी 2000, 4000, 10,000, उसको आप जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो उसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते समय बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, कि ऑलमोस्ट 4 घंटे की हम लोग क्यों ना यहाँ पे लिमिट को एक तक तय कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड्स हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनके साथ फ्रॉड कर लिए जाते हैं। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे आरबीआई बोल रही है कि कुछ लिमिट्स लगा देनी चाहिए, कुछ पैसा लगा देना चाहिए, ताकि मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, और मॉनिटरिंग क्या है कि अच्छे से हम देख पाएँ कि कौन सा अकाउंट में कहाँ से कैसे पैसा किधर जा रहा है, तो ये सब चीज़ें। और ऑल्दो ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंस हो सकता है लोगों के लिए जिनको
रेगुलरली अपनी जो सामान वगैरह वो भेजना होता है, पैसे वगैरह भेजने होते हैं, थोड़ा सा अनकन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन फॉर बेटर गुड, ठीक है। अगर हम लंबे समय के लिए यहाँ पे देखें, सो एवरी वंस बेटर गुड, ये काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है। और यहाँ पे ज़्यादा लोगों का आपका मिलेगा, छूटेंगे कुछ चीज़ें, तो अच्छी बात है ना। ज़्यादा लोगों को हमारे इतना फ्रॉड होता है तो उनके लिए ठीक है, अगर थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस भी है तो क्या हो जाता है, ऐसा आरबीआई की तरफ से बोलना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टनल ऑपरेशन डे 2। 16 डे 16 हो चुके हैं टनल के ऑपरेशन को चलते हुए। 12 मीटर अभी भी जाना है और मैनुअली यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। मैनुअली हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि कैसे जो ओगर आपकी मशीन थी वो बीच में ही टूट गई है, उसके ब्लेड्स इवन वहाँ पे फंस गए थे पाइप्स के अंदर। तो उस ओगर की मशीन को पहले मैनुअली यहाँ पे निकाला जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे अभी एक और नई टेक्निक आई है जिसको बोला जाता है रेट माइन टेक्निक, जो कि हम एक्सप्लेन पेज पे पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्या है। अब उसका इस्तेमाल किए जाने की बात हो रही है। 16 दिन ऑलरेडी चल रहे हैं, मैनुअली ये दिन 2 दिनों से चल रहा है। सो क्या रिजल्ट आता है बाद में हम आगे चल के देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो फर्स्ट पेज से ही है, जो कि बात कर रहा है बॉडीज अनक्लेम्ड पैनल से स्किन अंडर प्रेशर, सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन। क्या मुद्दा है यहाँ पे? गीता मित्तल, एक कमेटी बनाई गई है मणिपुर के ऊपर। जस्टिस जो गीता मित्तल है वो एक रिटायर्ड जस्टिस है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक आपकी जज रह चुकी हैं। वो कमेटी में आती है और वो बताती है कि अभी तक बहुत सारे ऑलमोस्ट 110 से ज़्यादा ऐसी बॉडीज़ हैं जो अभी तक किसी के भी द्वारा क्लेम नहीं की गई है, कोई भी उनको लेके नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं लेके जाना चाहता है? ये इश्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरवीन करने के लिए बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आए और बताए कि क्या अब यहाँ पे होना चाहिए। 2 कारण है। पहला कारण है कि बॉडीज़ को यहाँ पे ना ले जाना उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट है, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट है कि बेसिकली ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उन लोगों को डेथ हुए, ऑलमोस्ट मई में वो लोग, उनकी डेथ हो गई थी, 4-5 महीने हो चुके हैं और अभी तक उनका देह संस्कार नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स। तो ये एक डिसरिस्पेक्ट है। दूसरा यहाँ पे सवाल है कि ये स्टेट के लिए बहुत ही एक्सपेंडिचर है, कि स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करने में वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक स्टेट के लिए प्रॉब्लम की सिचुएशन यहाँ पे है। ये 2 रीजंस की वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया है। बात क्या है? बात क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं घर वाले अपने घर वालों की बॉडीज़ को? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें याद है कि जो ये दुर्घटना हुई थी वो हुई थी कुकी एंड जो मैती, आपकी 2 ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है। मैतीज जो है वो मणिपुर के आपके बेसिकली जो हिली एरिया है वहाँ पे रहती है, जो हिल आप देख पाएंगे। और ये जो कुकी है ये आपकी वैली डोमिनेंट है, कि वैली की जो है वहाँ पे रहती है। और इन्हीं दोनों के बीच में झगड़ा था। बहुत ही दर्दनाक केसेस यहाँ पे दिखाई दिए थे, बहुत से लोगों की यहाँ पे डेथ हुई इस झगड़े के अंदर। और इसी के बाद में अब उनकी जो डेड बॉडीज़ है उनको रिसीव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि दोनों ग्रुप, बेसिकली जो मैत्यू ग्रुप है ये कह रहा है कि हम अपनी जो ब्यूरियल है मास ब्यूरियल करना चाहते हैं, और हम जो मास ब्यूरियल करेंगे वो ऐसी लोकेशन दे रहे हैं जिनसे टेंशन जो है दोनों ग्रुप्स की वो और ज़्यादा बढ़ रही है। मणिपुर गवर्नमेंट ने उन लोकेशन जो उन्होंने बताई थी उसको मना किया और उन्होंने बोला कि हम आपको अल्टरनेटिव में आपको 10 से ज़्यादा यहाँ पे लोकेशंस प्रोवाइड करवाएंगे, मोर देन 10, आप उनको लीजिए और उन्हीं से काम करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ग्रुप मानने को तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ा है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठेंगे यहाँ पे वो होंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि DY चंद्रचूड़ जी, और वो ही इस केस के ऊपर सुनवाई करेंगे। और यहाँ पे 3 मेंबर जो है वो कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है। जस्टिस गीता मित्तल उनकी ऑलरेडी हेड है, वो उनको हेड कर रही है और इसी मुद्दे के ऊपर बातें चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेजेस की तरफ और क्या क्या हमें आई है अभी न्यूज़ के अंदर। ये सेकंड पेज है, हम वहीं पे देख चुके हैं इसके बारे में कि 6 अभी तक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ मिली है। टोटल दैट 175 हुई थी बॉडीज़, आइडेंटिफाइड 169 हुई थी बॉडीज़ को 81 को क्लेम किया गया था। और 3 मई से लेकर 7 अक्टूबर का ये डाटा, उसके बाद कोई भी इनको क्लेम करने के लिए नहीं आ रहा है। 95 से ज़्यादा बॉडीज़ ऐसी बची हुई हैं जिनको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग पहुँच जाते हैं यहाँ पे द डिप्लोमेटिक चैलेंज यानी कि एडिटोरियल पेज के ऊपर। और पहला ही आर्टिकल मैंने आप लोगों को जो बताया था अभी की निज़र और पन्नू की कहानी को थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि बेसिकली ये जो निज़र और पन्नू की कहानी है ये कहानी है आपकी कनाडा
प्लस यहाँ पे हम बात करें तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में, ठीक है, 2 आदमी और 3 देशों के बीच की ये कहानी है। चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या बयान कर रही है। यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो कनाडा के साथ जो उसका रिस्पॉन्स है उससे कितना अलग है यूएस के साथ, इसका कारण क्या है। और ये भी कहते हैं कि अलग अलग निजर की अप्रोच अलग थी, पन्नन के एपिसोड में अप्रोच अलग थी। यहाँ पे यही बात है कि इंडिया का भी रिस्पॉन्स अलग है। क्यों इंडिया का रिस्पॉन्स अलग? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का ही रिस्पॉन्स अलग था। कनाडा ने डायरेक्टली इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे एलिगेशन लगा दिए थे। कनाडा ने डायरेक्टली ये बात बोली कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मर्डर उन्होंने ही किया है निजर का। यहाँ पे ऑथर जो है वो है विवेक कतजू जी, जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। और वो बात करते हैं कि ऐसा कैसे कनाडा बोल सकता है विदाउट एनी एविडेंसेस। उन्होंने ही यहाँ पे बताया कि बेसिकली इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात होती है, वहाँ पे 2 चीज़ों की मर्यादा है, ठीक है। जब भी आप जस्टिस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके के काम होंगे। पहला आपका होता है एविडेंसेस के बेस पे, जो कि हम सभी उस चीज़ से अवगत है। एविडेंसेस, आज अगर आपने कोई भी किसी के ऊपर भी कुछ किया है तो आप जाके पहले एविडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। एंड ये क्या बोलते हैं कि फ्री, अभी तक मतलब जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं होते हो तब तक आप निर्दोष होते हो, ऐसा माना जाता है इंडियन कोर्ट में या नेचुरल जस्टिस है, कहीं पे भी ऐसा ही माना जाएगा। और सेकंड होता है यहाँ पे इंटेलिजेंस की, बेसिकली आपके खुद के इंटेलिजेंस का मानना क्या है, उसमें आपके पास एविडेंसेस नहीं है। अब आप एविडेंसेस नहीं है, इंटेलिजेंस कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कोई भी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं यहाँ पे विवेक कत्तू जी का भी बोलना है कि जब बात आती है आपकी कि यूएस के केस में, तो यूएस से यहाँ पे कुछ एविडेंसेस को देता है जो कि प्रोवाइड करवाए जाते हैं न्यूयॉर्क के कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये एविडेंसेस बिल्कुल सील्ड पैक थे और इन एविडेंसेस को देते टाइम यूएसए बोल रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, रेदर यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया की तरफ से इसमें इन्वॉल्व तो थे, ठीक है। अभी तक ये पब्लिक के अंदर नहीं किया गया और इसको पब्लिक के अंदर किया भी नहीं जाएगा। इंटेलिजेंस की जहाँ बात आती है तो इनको पब्लिक कर दिया जाता है, लेकिन इनको आप किसी भी कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं ना, आपके पास एविडेंस नहीं है। अब कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट हमेशा एविडेंस की मांग करता है, तो आप इसको किसी भी कोर्ट में सबमिट तो नहीं करवा सकते। और यही केस हुआ, ये 2 मुद्दे बेसिकली हुए हैं कनाडा और यूएस के बीच में, कि यूएस से जहाँ एविडेंस प्रोवाइड करवा रहा है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट का हाथ नहीं है, लेकिन कनाडा जो है वो बेसिकली आपका, उन्होंने बोला कि डायरेक्टली जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका यहाँ पे निजर की डेथ के अंदर हाथ रहा है और उन्होंने ही आके इनकी डेथ करवाई है, ठीक है। ये कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आई थी। इंडिया ने उनसे एविडेंस मांगे, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के आपके स्पोक्स पर्सन, उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमें एविडेंसेस प्रोवाइड करवाइए, लेकिन वो जो है कोई भी एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करवा पाए। आप एक बात बताइए, जब इंडिया या किसी भी कंट्री के अंदर आप जाते हैं, इंडिया के अंदर कोई आएगा किसी की डेथ कर देगा, क्या हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं होंगे? हम बिना किसी के ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देंगे? तब यहाँ पे विवेक कज्जू जी कहते हैं कि ये सारा मुद्दा जो कनाडा ने खेला है ना, वो खेला है अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को बचाने के लिए। क्यों बचाने के लिए? क्या बात है यहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स की? जब बात होती है रीजनल पॉलिटिक्स की तो हम सब जानते हैं कि कनाडा के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन या जनसंख्या जो है वो ऐसी जा चुकी है जो कि 6 की है, ठीक है। और जब 6 की यहाँ पे है तो हमें ये भी पता है कि अगर किसी ने भी पॉलिटी पढ़ी है तो वो दे मस्ट हैव बीन अवेयर कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म यूएसए की तरह नहीं है। यूएसए का फेडरलिज्म कैसा है? यूएसए का फेडरलिज्म में स्टेट भी बराबर की ताकतवर होती है और इन दोनों के अलग अलग संविधान होते हैं। अपनी स्टेट जो चाहे वो संविधान कानून कुछ भी बना सकती हैं, और इंडिया के केस के अंदर और सेंटर अपना अलग से बना सकते हैं, ठीक है। ये होता है यूएस का, दोनों बराबर की ताकतवर, ये इनके किसी काम में इंटरवीन नहीं करेंगे, इनके किसी काम में इंटरवीन नहीं करेंगे। चलिए, लेकिन इंडियन फेडरलिज्म जो है वो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो कैसा है? वो हमने एक्चुअली कनाडा की तरह ही बनाया है। जैसे इंडियन फेडरलिज्म है, वहाँ पे सेंटर कभी कभी प्रिवेल कर सकता है कॉन्करेंट लिस्ट पे और स्टेट लिस्ट पे। हमारा 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है कि कैसे आपकी बेसिकली 3 लिस्ट होंगी, जिसमें पहली लिस्ट होगी सेंटर की, जिसके अंदर आपके सेंटर के अधीन जो भी काम है, जो भी लिस्ट है वो बताएंगे। 92 समथिंग सब्जेक्ट यहाँ पे है। स्टेट की लिस्ट आएगी, वहाँ पे बताया जाएगा, इसमें भी 98 समथिंग है। और जब आती है कॉन्करेंट लिस्ट की बात की, दोनों इस पर बना सकते हैं, ठीक है। ये चाहे सेंटर बनाना चाहे तो ये बना सकती है, और स्टेट बनाना चाहे तो स्टेट बना सकती है। वो भी यहाँ पे हमारे यहाँ प्राविधान है। वैसा ही कुछ कनाडा के अंदर चलता है। और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, अगर हमने फेडरलिज्म कुछ ऐसा
लिया है। तो राइट बाय था कि हमारी पॉलिटी भी वैसे कुछ मिलती जुलती होगी। तो जो बेसिकली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिस त्रुदिया, उन्होंने सितंबर 18 को ये स्टेटमेंट दी थी इंडिया के खिलाफ, और कारण था कि उनको जितने भी सिख्स हैं उनको अपनी तरफ रखना था। ठीक है, बेसिकली रीज़न यही था कि पॉपुलेशन सिख्स की काफ़ी है, सेंटर में उनको बरकरार रहना है, अपनी बनाई रहनी है, ऐसा अजीत देवजू जी का बोलना है कि उन्होंने इस चीज़ में यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर देखा ही नहीं कि इंडिया की छवि पे इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये कहते हैं अगर इंडिया के सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात की जाए, यूएसए ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि हमने इंडिया को जो भी मुद्दा था वो बताया। इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने बोला ठीक है, रिलेटिवली जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं हम उनको काम पर लगाते हैं। हाई लेवल की यहाँ पे टॉक्स हुई हैं दोनों नेशंस के बीच में और ये दोनों नेशंस ने यहाँ पे काम पे लगा भी दिया, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि इंडिया की छवि के ऊपर तो ऑलरेडी एक धब्बा लग चुका है कि इंडिया के लोग या इंडिया के जो है वो बाहर जाके ऐसे काम करते हैं। अलग नेशंस जो इंडिया के सिटीजन्स को नहीं जानते, कभी यहाँ पे आए नहीं है, उनके मन में तो यहाँ पे एक छवि बन गई है, उसका क्या किया जाए। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे बेसिकली जो आपका इकोनॉमिक टाइम्स है जो कि यूएस के अंदर काम कर रहा है, वो बार बार ये डेली का यूके का वो छाप रहे हैं, बता रहे हैं। तो उसके बाद से हमें ये चीज़ सीखनी होगी कि अब इंडिया के ऊपर जो धब्बा लगा है उस पर दो ग्राउंड्स है। पहला जो ग्राउंड्स है वो है आपका इंटरवेंशन के ऊपर, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा इंटरवेंशन किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी बताते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है कोई जो आपके यहाँ पे आके बस जाते हैं वो हमें परेशान कर रहे हैं। इंडिया के सभी सिख्स ऐसा नहीं चाहते, आप मोस्ट ऑफ द जाके देखेंगे तो ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। सेकंड यहाँ पे मुद्दा जो है वो आता है कि बेसिकली जो कंसर्न है कि जो मेंबर्स है इंडियन डिस्पोरा के जो बाहर गए हुए हैं उनको भी यहाँ पे भड़काया जा रहा है। कभी पहले आपको याद होगा कि जब कनाडा में इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग जो थे इंडियन डिस्पोरा के वो वहाँ पे आ जाते हैं और दिल्ली जो वहाँ पे बना हुआ है एम्बेसी उसको वो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ वहाँ पे भी देखने को इंसिडेंट देखने को मिले और वो जो खुद इंडियन डिस्पोरा रह चुके हैं, खुद इंडिया के निवासी रह चुके हैं, लेकिन अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर ये कहते हैं कि अगर इंडिया को अपनी छवि सुधारनी है तो इंडिया को ऐसे काम नहीं चलेगा। इंडिया को बेसिकली स्ट्रॉन्ग अपना जो ओपिनियन है उनको रखना पड़ेगा, स्ट्रांगली उनको बोलना पड़ेगा, जैसे कनाडा के केस में उन्होंने बोला था। लेकिन क्योंकि यूएस की अप्रोच डिफरेंट है तो इंडिया की अप्रोच भी यहाँ पे आपको ज़्यादा ऐसे नहीं दिखाई देगी कि वो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, हार्श हो रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ऑल्दो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि 2 महीने के ऊपर उनके ऊपर 2 इल्ज़ाम लग जाते हैं, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट नेशंस के जो काफ़ी डोमिनेट करते हैं अभी आपकी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे आर्टिकल जो है एक्सप्लेन पेज की तरफ। पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है रेड होल माइनिंग के बारे में। क्या कह रहा है, रिस्की प्रैक्टिस है बट यूज़ की जा रही है। कहाँ यूज़ होती है माइनिंग? देख के हमें ये बात तो समझ में आ ही जाती है कि माइंस की बात हो रही है। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होने वाली है ये रेड होल माइनिंग? ये जो रेड होल माइनिंग है ये पहले से आपका इस्तेमाल होती थी मणिपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि मणिपुर के अंदर आपकी जो है कोयल की इंडस्ट्री टाइप ऑफ है, कोयल की माइंस होती है और उसी में यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो नॉर्मल कोई भी इंडिविजुअल है वो यहाँ पे बहुत छोटा सा आपको उसको खोदेगा और मैनुअली उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, मैनुअली यानी कि हाथों से वो लोग काम करेंगे बिना किसी मशीन के और बहुत छोटे छोटे अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो कोयल मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आएंगे। लेकिन अब ये कैसे काम होता था? ये जो काम हो रहा था इलीगल माइनिंग के ऊपर किया जा रहा था। अभी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? पहले इसके ऊपर बैन भी लगा दिया गया था 2014 है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन बाद में इसको ठीक है मतलब हटा दिया गया और मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा इसका बैन अभी भी छोड़ दिया गया है कि ठीक है नहीं आपके यहाँ पे तो इसका बैन रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग क्या करते हैं बेसिकली जो कोयल है उसको इलीगली बाहर निकालते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्योंकि ज़्यादा दिखाई दे रही थी तो इसी वजह से इसको बैन को यहाँ पर रहने दिया गया। अभी ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये न्यूज़ में है आपके सिल्कियारा बारकोट जो टनल है उसकी वजह से।
एनालिसिस। तो क्या है सिलक्यारा बालकोट टनल, अगर अभी तक किसी को नहीं पता है तो ये सवाल अगर आपका गलत होता है प्रीलिम्स में तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, इतना बड़ा मुद्दा है आपका। तो सिलक्यारा बालकोट टनल जो है वो हम देख चुके हैं, वहाँ पे 41 रेजिडेंट्स जो नॉट रेजिडेंट्स जो वर्कर थे वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं लगातार, काफ़ी 16 दिन यहाँ पे गुजर चुके हैं। दिवाली के अंदर उनको दिवाली के लिए बाहर आना था नाइट शिफ्ट को ख़त्म करके, लेकिन वो लोग बाहर आ नहीं पाए, डेब्रीज वहाँ पे हो गई। और चलिए देखते हैं कि ये है क्या। बेसिकली आपके उत्तराखंड के अंदर 4 धाम है, ठीक है, और उत्तराखंड के अंदर 4 धाम के अंदर आपके 4 धाम एक प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जिसके अंदर चारों धामों को वाई रोड जोड़ने की बातें की गई थी। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इनको इनॉग्रेट किया था, फिर इसका जिम्मा मिला था नितिन गडकरी को जो कि आपके हाईवे एंड रोड मिनिस्टर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि 4 धाम एक्चुअली में है कौन कौन से और इनको कैसे, और ये कहाँ की टनल है, कैसे ये प्रॉब्लम आई है। पहला जो आपका धाम है वो है आपका गंगोत्री धाम, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है। तो पहला है आपका गंगोत्री, दूसरा आपका यहाँ पे है यमुनोत्री धाम, एंड थर्ड आपका होगा यमुनोत्री, एंड थर्ड आपका यहाँ पे निकल के आएगा बेसिकली केदारनाथ धाम, ठीक है। तो जो केदारनाथ धाम होगा उसके बाद आपका आएगा अमरनाथ धाम, यहाँ पे फोर्थ होगा अमरनाथ, थर्ड होगा केदारनाथ और फोर्थ होगा अमरनाथ। ये जो चारों धाम है ना इनको वाई रोड जोड़ना था, ठीक है। कैसे जोड़ना है, रोड के साथ जोड़ना है। यहाँ से भी आप जा सकते हैं इस धाम में, यहाँ पे भी जा पाएंगे, यहाँ पे भी जा पाएंगे और यहाँ पे भी। और जो ये सिलक्यारा बालकोट टनल है ये आपका ऑलमोस्ट ये 4 किलोमीटर लंबी टनल है और ये आपकी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर जो रोड के थ्रू आपको जाना पड़ता उसको कम करने वाली थी, ठीक है। उसको 25 किलोमीटर से कम करके कितना कर देती, 4 किलोमीटर। तो ये वो प्रोजेक्ट है। अब आपको ऑलमोस्ट सभी सब कुछ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मेन आर्टिकल की तरफ कि बातें क्या हो रही है। रेड होल माइनिंग क्या है। रेड होल माइनिंग हम समझ चुके हैं मेघालय में होती थी। तो रेड होल माइनिंग जो है इसके लिए यहाँ पे अभी जो सिलक्यारा बालकोट टनल है जो ओगर के मशीन के टूट जाने की वजह से उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, वो काम भी रुका हुआ है, मैनुअली उस पर काम हो रहा है। उसी के लिए यहाँ पे झांसी के रहने वाले प्रसादी लोधी को बुलाया गया है। कौन आए हैं, प्रसादी लोधी। अब ये कौन है, ये झांसी के निवासी है और ये 10 साल से जो आपकी रेड माइनिंग है उसमें इंडल्ज है। ये काफ़ी एक मान सकते हैं कि कारागार है इस काम को करने के, काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है, 10 सालों का, 10 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है इनको। और इनको इसी वजह से यहाँ पे बुलाया गया है कि अब ये मैनुअली इसको खो दे, अंदर जाए और जाके उनको रेस्क्यू करवा सके। तो ये एक अलग से हमारी मतलब बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स का लगातार इस्तेमाल किया ही जा रहा है, पता है इस बात का। सो ये उन्हीं टेक्निक्स में से एक टेक्निक है कि शायद ये काम कर जाए और शायद इसके होते हुए यहाँ पे बाहर आया जा सके। सो क्या क्या बातें की गई है, प्रैक्टिस क्या होती है यहाँ पे। हमारे जो एक प्रोफेसर हैं जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की काम करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के अंदर, NEHU के अंदर, उनका नाम है OP सिंह। OP सिंह यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी रेड होल होती है ना ये 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो होती है आपकी साइड कटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स। कौन कौन सी होंगी, पहली होगी आपकी साइड कटिंग, यहाँ पे देखिए साइड कटिंग प्रोसीजर के साइड से आप वर्टिकली किसी चीज़ को काट रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जाने की, ठीक है। फर्स्ट हमने बांट दिया है, अब यहाँ पे सेकंड होगी, ओके। तो दूसरी कौन सी है यहाँ पे, दूसरी है यहाँ पे आपकी बॉक्स कटिंग। बॉक्स कटिंग में क्या है कि आप ऊपर से जाके वर्टिकली ऊपर जाएंगे और उसके बाद आप एक रेक्टेंगल तरीके से काटते हुए अंदर जाएंगे, छोटा सा बॉक्स की तरह। साइड में काटेंगे तो कैसे काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे, राइट, कुछ इस तरीके से काट काट के अंदर जाते जाएंगे, ऐसे पाइप नुमा शेप आपकी आएगी। लेकिन जब बॉक्स की तरह काटेंगे तो बॉक्स कैसा दिखाई देता है, बॉक्स इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पे दिखाई देता है और इसी शेप के अकॉर्डिंग उसको काटा भी जाता है। तो ये हो गई आपकी बॉक्स कटिंग टेक्निक। ये 100 से 400 फीट गहरी होती है। यहाँ से जब अंदर इंसान जाएगा तो वो 100 से लेके 400 फीट तक गहराई तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी बॉक्स कटिंग। अब ये कहते हैं कि कंसर्न क्या है यहाँ पे, हम ऑलमोस्ट सब कुछ इसके बारे में समझ चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है कंसर्न को कि क्यों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर रहा है। पहला कारण और पहला कंसर्न तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलीगल कॉइन की माइनिंग होती है, इलीगल, ठीक है। दूसरा कंसर्न है यहाँ पे सेफ्टी का, कि जो भी यहाँ पे उतर रहा है उनकी सेफ्टी को बहुत बड़ा खतरा है कि उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी कम स्पेस में कोई इंसान नीचे जा रहा है तो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। थर्ड यहाँ पे कंसर्न ऑफ कोर्स हो जाता है कि जब आप इलीगल माइनिंग करते हैं तो
एनवायरनमेंट का इशू भी दिखाई देता है, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। और फोर्थ यहाँ पे इशू जब देखने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी, तो वो इशू था कि क्योंकि यहाँ पे लैंड माइनिंग होती है और यहाँ पे रेड होल होता है, इसी वजह से बारिश का जो टाइम होता है, रेन का जो टाइम होता है, वहाँ पे बहुत सारा पानी यहाँ पे जो मान लीजिए आपने इसके रेक्टेंगल ऐसे बनाया हुआ था, इसके अंदर जाएगा और जो यहाँ पे लेबर वगैरह काम कर रहे थे, वर्कर जो यहाँ पे काम कर रहे थे, वो यहाँ पे फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, पानी की वजह से सफोकेशन हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही इसी वजह से ये बहुत सारे इंसिडेंट को यहाँ पे देखा गया और इस वजह से इसके ऊपर बैन लगाया गया था। ये मुद्दा जब मेघालय में पहुंचा, मेघालय में जब इसके ऊपर बैन लगता है तो मेघालय की जो गवर्नमेंट है वो इसको ले जाके सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाते हैं, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसके ऊपर लगाया था। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड आपके कह सकते हैं कि एक ट्रिब्यूनल जो होगा वो स्पेशलाइजेशन करेगा किसी केसेस के अंदर, जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट के ट्रिब्यूनल है, जीएसटी के ट्रिब्यूनल होते हैं, अपीलेट बॉडी होती हैं, ताकि बहुत ज़्यादा जो बर्डन है वो कोर्ट्स के ऊपर ना आए। लेकिन अपीलिएट अथॉरिटी फिर भी आपके कोर्ट होंगे कि आप वापस अगर यहाँ से कोई मामला आता है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, ठीक है। वो बता देंगे कि आप कहाँ पे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा पहुँचा 2015 में कि नहीं, ये बैन गलत है, इसको हटाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैन को ऑल ओवर तो नहीं हटाया, उसके बदले में उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोगों को यहाँ पे पहले 300 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे। एनजीटी ने जो फाइन लगाया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो फाइन लगाया था, उसके लिए आप लोगों को 300 करोड़ की यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये एक मुद्दा यहाँ पे हुआ था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है ग्रोइंग मोर फ्रॉम लेस। क्या कह रहे हैं? बेसिकली इनको लिखा है हरीश द्विवेदी जी ने और वो यहाँ पे 4 बातों की बात कर रहे हैं, 4 फैक्टर्स की बात करें। क्या कौन कौन से हैं वो 4 फैक्टर्स, चलिए देखते हैं। पहले ही कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर अगर किसी भी चीज़ को आपको बनाना है, प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज़ की, तो आप क्या करते हैं? 4 फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका लैंड, ज़मीन का, कि ठीक है आसपास होना चाहिए। इकोनॉमी में ज्योग्राफी, ह्यूमन जो ज्योग्राफी होती है उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। दूसरा होता है वाटर, कि पानी ठीक तरीके से वहाँ पे है या नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। थर्ड आपका होता है यहाँ पे लेबर, कि लेबर आपको समय पे मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है। एंड फोर्थ वन इज़ एनर्जी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम इन्हीं 4 चीज़ों की बात करते हैं फार्मर्स के लिए, ये तो किसी भी चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए बेसिकली इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्री का पार्ट बन जाती है। लेकिन जब हम फार्मर्स की बात करेंगे तो फार्मर्स के भी ऐसे कुछ 4 फैक्टर्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं और जिनके इस्तेमाल से इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने एक रिपोर्ट का आपको ब्यौरा दिया है, वो बताते हैं कि कैसे जो नीति आयोग है उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, ठीक है। नीति आयोग ने किसने रिपोर्ट, नीति आयोग होता क्या है एक्चुअली? नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और पीएम जो है वो इसको हेड करते हैं। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि पीएम यहाँ पे हेड करते हैं। बहुत कम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जिनके हेड पीएम है, लेकिन यहाँ पे इनके हेड है। और इन्हीं के नीति आयोग के अंदर ही जिसका काम है डेवलपमेंट और सारी चीज़ों का ध्यान रखना, नीति बेसिकली पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदल के 2014 के अंदर यहाँ पे नीति आयोग किया गया था। तो यहाँ पे 2 लोग, एक तो है हमारे रमेश चांद जी और दूसरे हैं यहाँ पे जसपाल सिंह। इन 2 लोगों ने मिलके यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई है और उसका नाम है इंडियाज़ फार्म सेक्टर, ठीक है, इंडियाज़ फार्म सेक्टर। और वो इस रिपोर्ट में बताते हैं कि कैसे इंडिया का 1950 से लेके 1950 से 51 और वहाँ से लेते हुए 1960 से 61 हर साल एवरेज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवरेज आपको 2.8% की बढ़ोतरी दिखाई देगी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। एवरेज इस स्पीड से वहाँ पे बढ़ रहे थे कि एक समय में 2050 में जहाँ हम लोग भूखमरी से लोगों की डेथ हो रही थी, इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव यहाँ पे था, उसी समय एकदम से जब ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, यहाँ पे आप जो डॉक्टर बैरलुंग हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे इनकी सबसे बड़ा रिसर्च माना जाता है कि कैसे इन्होंने इंडिया के अंदर ड्वार्फ वीट को इंट्रोड्यूस किया। क्या था ड्वार्फ वीट? ड्वार्फ वीट जो था वो था आपका छोटा, ड्वार्फ से तो समझ पा रहे हैं कि जो बोना जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो ये था आपका छोटा। पहले जो गेहूँ होता था, जो वीट होता था, वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, ठीक है, उनकी जो हाइट है वो काफ़ी
काफ़ी बड़ी होती थी, और जब उनके ऊपर बेसिकली ऊपर आप ये देखते हैं कि वो आ जाता था तो उसके बाद वो उसको सहन नहीं कर पाते थे और ये प्लांट्स नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाते थे और इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम हो पाता था, बहुत कम इनसे निकल पाता था, और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी खाने को लेके। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है उसके साथ साथ कुछ 4 फैक्टर्स की यहाँ पे इसमें बात भी गई है, या उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी जस्ट ये समझ लीजिए कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है ना, तो पहली बार ड्राफ्ट जो है वीट उसकी बातें आती हैं, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसके बाद तो आज हम समझते हैं इस बात को ऑलमोस्ट 70 साल के बाद कि कैसे आज इंडिया इतना ज़्यादा सस्टेनेबल हो चुका है, सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है कि वो किसी और कंट्रीज़ में भी बात करता है कि हम अब नेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे देशों में जाके खाना खिला सकते हैं, इतने हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर थे टेक्नोलॉजी के जिसने इतना बड़ा यहाँ पे चेंज लेके आए। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर से ही हमने कंपेयर किया था ऊपर भी। पहला फैक्टर जो है वो यहाँ पे है आपका टेक्नोलॉजी का जेनेटिक्स, ठीक है, जीएम क्रॉप्स जिनको आप बोलते हैं, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन जो होती है। दूसरा फैक्टर है जो कि जैसे कि ड्वार्फ से हमने लंबे से छोटा बना दिया उनके जीन्स में बदलाव करके। सेकेंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फैक्टर है क्रॉप को न्यूट्रिशन, ओके, क्रॉप न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन आप क्या क्या दे पा रहे हैं, कितना खाद, कितना कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब कुछ कितना दे पा रहे हैं वो हम बात करेंगे। थर्ड यहाँ पे फैक्टर है आपका जो कि है क्रॉप की प्रोटेक्शन करना, कि आप लोग हर्बीवर्स से या जो कार्बीवर्स होते हैं उनसे कितना उसको बचा पा रहे हैं, वो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ है टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन, जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह का, इन सभी चीज़ों का इंटरवेंशन। चलिए एक एक करके अब इन पे ध्यान देते हैं कि क्यों ऑथर इनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो टेक्नोलॉजी का हमने बोला है कि पहले जब बेसिकली आप जाएंगे, ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे 1950s के अराउंड, तो इंडिया के अंदर हमेशा जब भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था तो बुलॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, यानी कि 2 बैलों के जोड़े। आप लोगों ने कभी अपनी हिंदी की या किसी बुक्स में ऐसे सुना भी होगा। तो बुलॉक्स का इस्तेमाल से वही उन्हीं का काम होता था, पानी को लेके आना, वाटर को उठाना, जो पर्शियन व्हील वगैरह होते थे उनके थ्रू उन्हीं का काम होता था, आपके खेत की जुताई करने का या फिर जो भी और काम होते थे उन सभी का, ठीक है। और लेकिन अब जो ये चेंज आता है तब बहुत ज़्यादा चेंज आता है जब ट्रैक्टर्स का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, कैंपेन्स जो होती हैं उनका वो होता है, उसके बाद कंप्रेशर्स वगैरह का यहाँ पे होता है, हार्वेस्टर्स यहाँ पे आते हैं। तो ये सब जो आई हैं इनसे जो बढ़ोतरी हुई है, प्रोडक्शन जो हुआ, उत्पादन जो हुआ है वो डबल ट्रिपल बढ़ गया है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीएम क्रॉप्स की क्या बात है। जीएम क्रॉप्स में बहुत सारे एग्जांपल है, वो ऑलरेडी हम ड्वार्फ वीट का देख ही चुके हैं कि कैसे नॉर्मन जी आते हैं और ड्राफ्ट वीट को यहाँ पे लेके आते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की मात्रा जो है वो काफ़ी मात्रा में हमें देखने को मिली। थर्ड यहाँ पे बात होती है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन की, ठीक है, कि क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आए, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आई जिनको खेतों में मारना होता था, और उसके बाद जो भी ऐसे एनिमल्स थे, हर्बीवर्स जो थे, जो उनको खाते थे, उनकी या तो डेथ हो जाती थी या वो उनको खाते नहीं थे, एंड दैट वाज नॉट हार्मफुल फॉर पीपल, ठीक है, जो इंसान है उनके लिए वो हार्मफुल नहीं था, इसी वजह से उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। फोर्थ यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रॉप के आपका न्यूट्रिशन की बात की गई है, ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या क्या प्रोवाइड होता है। तो ये बताते हैं कि पहले क्या होता था, ड्राई मिन्योर की चीज़ें की जाती थी। कैसे, जो आप जानवर्स रखते थे ना, कैटल्स रखते थे ना फार्मर्स, उनको सिर्फ वो दूध पीने के लिए नहीं रखते थे, रेदर वो उनका जो डंग होता था उसको इकट्ठा करते थे, उनका जो एक्सर्टा होता था उसको इकट्ठा करते होंगे, जिसको उपले भी बोले जाते हैं हिंदी के अंदर, और उनको इकट्ठा करके वो लोग उपले बताते थे, और उन्हीं से उसमें कुछ भी मिला के जैसे कि उसको सड़ाते थे, उसी से खाद बनाया जाता था जिसमें 0.2% पोटाशियम निकल के आता था, फिर आपका कुछ यूरेनियम, मतलब इस तरीके से जो जो आपको चाहिए होता था, फॉस्फेरस चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो वो 0.22% निकल के आते थे। और इन्हीं कारणों की वजह से जब यहाँ पे आता है सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं, जो कि गवर्नमेंट खुद करवाती है, तो क्रॉप का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और यही है कि क्रॉप के न्यूट्रिशन बढ़ने से, यील्ड बढ़ने से, हम
लोगों को आज भी पता है कि कैसे यूक्रेन और रशिया जो है वहाँ से हम काफ़ी ज़्यादा यूरिया वगैरह जो हो जाता है, या फिर आपका फॉस्फोरस होता है, NKP कंटेंट उनके अंदर बहुत अच्छा होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है 18% या 46% फॉस्फोरस होता है। पोटाश की बात की जाए जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पोटाश की भी वहाँ पे मात्रा ऑलमोस्ट 60% होती है। तो ये सब चीज़ें आई तो इससे भी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और यहीं पे ये बात करते हैं कि मोर प्रोडक्टिविटी मोर आउटपुट यहाँ पे हुआ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हुई, ज़्यादा वो निकल के आए, और उसी की वजह से हम लोग आज इतना ज़्यादा चेंज हमारी इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर देख पा रहे हैं। चलिए यहीं पे आर्टिकल ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये कल्चर में आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है GS पेपर 1 के अंदर, मेन्स के अंदर, प्रीलिम्स के लिए तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे। आज जितने भी आर्टिकल्स हमने किए उन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किस बारे में बात हो रही है? बात की जा रही है यहाँ पे कम्बाला के लिए। क्या होता है कम्बाला? कम्बाला आप ये एक फ़ोटो में देखिए कि कैसे जो ये बफेलोज़ है उनकी रेस को बोला जाता है कम्बाला। कहाँ होती है? कर्नाटका के जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे ये आपको बफेलो रेस देखने को मिलती है। और कम्बाला बेंगलुरु तक भी आ रही है। ये सवाल यहाँ पे कि इतना पॉपुलर क्यों हो रही है कि बेंगलुरु में भी आने की इसकी बातें की जा रही है। हालांकि 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन फिर जो एनवायरनमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है उन्होंने, देखिए यहाँ पे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक्सेप्शन दिया कुछ को कि आप लोग इसका इस्तेमाल कुछ जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज। ठीक है, ऐसा बोला गया कि एक्सेप्शन है। अब एनवायरनमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऐसा बोल रही है ना कि कोई और मिनिस्ट्री। नाउ अब ऐसे तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो ऐसे तो चेंज नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से जो स्टेट लेजिस्लेशन है कर्नाटका का, उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर की जो असेंबली है उन्होंने यहाँ पे अलग से जो आपका प्रिवेंशन ऑफ दिस एक्ट बनाया गया था उसको यहाँ पे चेंज किया, उसके लेजिस्लेशन के अंदर चेंज लेके आए। और फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट के पास जब दोबारा वो पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया। और अपहेल्ड का मतलब क्या होता है कि ठीक है हम लोग इसको मान्य मानते हैं, ओके, तो अपहेल्ड कर दिया गया, उसको मान लिया गया, रिवोक नहीं किया, तोड़ा नहीं उसको। और उसी के बाद से अभी कुछ एरियाज़ में जैसे कि कोस्टल एरियाज़ जो हैं, क्योंकि ये उनके कल्चर का एक भाग है, वहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, अभी भी इसको होता है। कंसर्न क्या क्या है? कंसर्न यही है कि बेसिकली देखिए इशू क्या है ना, कुछ ऐसे पीपल हैं जिनको ये पसंद नहीं है। और रीज़न क्या है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्ली भी लगाई थी इसके खिलाफ। रीज़न ये है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि इंसानियत नहीं है, उस तरीके का ट्रीटमेंट होता है एनिमल्स के साथ, बहुत ख़राब। क्योंकि आप देखिए ना उनके नाक के अंदर बेसिकली एक जो रोप होती है उसको डाला जाता है और लगातार उस रोप को बार बार खींचा जाता है, जो कि टॉर्चर होता है इन एनिमल्स के लिए, टॉर्चर की तरह वो काम कर रहा है इन एनिमल्स के लिए। तो ऐसे टॉर्चर में जब बेसिकली आप उम्मीद कर रहे हैं किसी से, किसी भी एनिमल से इस तरीके से परफॉर्म करने की, आपका एंटरटेनमेंट का साधन बनने की, तो ये चीज़ इंसानों के लिए काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और यही बात बोली जा रही है उन अदर ग्रुप्स की। तो ये एक कंसर्न यहाँ पे दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि अभी न्यूज़ में क्यों है ये। अभी न्यूज़ में इसी वजह से है क्योंकि कंथारा जो एक मूवी आई थी, दैट वाज अ वेरी फेमस मूवी, उस मूवी के बाद से यहाँ पे जो क्रेज़ है, जो लोग पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस खम्बाला की। और खम्बाला की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से कंसर्न हो रहा है कि और जो डिस्ट्रिक्ट है और जो स्टेट के अंदर बेंगलुरु, जो कि इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट ऑफ कर्नाटका, वो भी ये कह रहा है कि यहाँ पे भी हमें दीजिए, हम भी इसको करवाना चाहते हैं। चलिए अब प्रीलिम्स के लिए इसमें देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में अगर बात करें तो यहाँ पे कम्बाला 4 तरीके का होता है। ठीक है, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ कम्बाला। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है आपकी नगुलू के नाम से। इसमें क्या होगा, नगुलू के अंदर, इसको नगुलू को कर्नाटका के अगर देखें तो प्लग भी बोला जाता है, यानी कि जो आपका खेत को खोदने के लिए जो होता है हल, उसको भी यहाँ पे लिया जाता है नगुलू के नाम से। और यहाँ पे जो छोटे छोटे या लाइट जो प्लग होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको बांध दिया जाता है यहाँ पे बैल्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उसको उठाया था तो उन्होंने बोला था कि बफेलोज़ को यहाँ पे ना रखा जाए, बल्कि कुछ एक्सेप्शन, कुछ जो बुल हैं, बैल जो है, उनके प्रति यहाँ पे दिया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी में लाइट प्लग्स को इनके ऊपर बांधा जाता है और उसके बाद ये रेस करवाई जाती है, जो सबसे पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। सेकेंड यहाँ पे कैटेगरी है, उसका नाम है होगा। अब होगा क्या होता है? होगा होता है रोप। या आप जो फोटो देख पा रहे हैं कुछ इसी तरीके का है कि रोप को यहाँ पे एक रस्सी को बांध दिया जाता है इन एनिमल्स के
ऊपर, और उसके पीछे जो आपके ये आप पैडी का जो हार्वेस्ट का सिस्टम है उसके पीछे जो आप इनको देख पा रहे हैं ये होते हैं आपके जातियाँ, यानी कि जो पीछे इंसान भाग रहे हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जोकीज भी इनको बोला जाता है, जातियाँ भी इनको बोला जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जोकी के नाम से यहाँ पे फेमस होते हैं, और ये जो जोकी हैं ये इनके पीछे भागते हैं, और जो सबसे ज़्यादा तेज भाग के इस रेस को जीतेगा वही यहाँ पे विनर बन जाता है। थर्ड कैटेगरी की बात की जाए तो थर्ड यहाँ पे जो कैटेगरी है वो होती है आपकी कारे हगिंग। ठीक है, क्या होती है काने, मेरी आप प्रोनाउंसिएशन को यहाँ पे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे प्रोनाउंसिएशन का इतना पता है नहीं। तो कारे हलागे जो है वो यहाँ पे थर्ड है, और इसके अंदर एक वुडन के प्लैंक को बांध दिया जाता है आपके बेल्स के ऊपर, और उसके बाद उसको पानी के अंदर भगाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए कैसे पानी के अंदर उसको भगाया जा रहा है, और जो ये वाटर के अंदर भाग जाते हैं, और जितना ज़्यादा वाटर स्प्लैश जिसका हाइट से यहाँ पे देखा जाता है कि जो पानी है वो जितना ज़्यादा तेज़ यहाँ पे उछला है ऊपर की तरफ, उसी को यहाँ पे विनर घोषित किया जाता है, जो जितनी ज़्यादा पानी को ऊपर उछाल पाएगा। फोर्थ कैटेगरी की बात की जाए तो फोर्थ कैटेगरी है आपकी अड्डा होलांगी। अड्डा होलांगी क्या है? अड्डा होलांगी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्लैंक के ऊपर, अब देखिए इसमें डिफरेंस है बेसिकली हड्डा हेलागे। ठीक है, हड्डा होलागे पहले जो हमने देखी थी, जो सेकंड हग्गा देखा था उसके अंदर भी हमने देखा था, और उससे पहले जो निगुलो देखा था कि वहाँ पे प्लग बनाया जा रहा है और जो कि जो है वो पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बस इतना है कि प्लग तो अभी भी लगा हुआ, प्लैंक लगा हुआ वुडन का, लेकिन उसके ऊपर अब जो जोकी है वो खड़ा हुआ है, वो भाग नहीं रहा। तो लिटरली जो ये आपकी बुल है वो इसको घसीट रहे हैं, राइट, इसको ड्रैग कर रहे हैं, तो ड्रैग करके लेके जा रहे हैं, यही यहाँ पे इसमें डिफरेंस है। तो ये 4 कैटेगरीज है, इनको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हो सके तो। चलिए आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं, पहुंच जाते हैं इकोनॉमी पेज पे, और इकोनॉमी पेज पे पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आज एक मीटिंग करने वाली है 28 नवंबर को ही। किस चीज़ के बारे में मीटिंग होने वाली है? मीटिंग होने वाली है साइबर क्राइम्स के ऊपर। ठीक है, साइबर क्राइम्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स की यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, और इसी वजह से जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है जिसको 14C भी बोला जाता है, वो यहाँ पे एक मीटिंग करने वाले हैं। इसमें बात किया जाएगा, चेयर जो करेंगे, देखिए काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत कम बार ऐसा आता है कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर कोई मीटिंग करा रहे और उसके चेयरमैन है वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। रेदर यहाँ पे जो चेयर करने वाले हैं वो हैं आपके फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी। तो ये कौन है अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर? ये है विवेक जोशी, इनका नाम है विवेक जोशी, और ये यहाँ पे इस मीटिंग को हेड करने वाले हैं। ये बातें करने वाले हैं कि कैसे जो साइबर क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनको कैसे कर्ब किया जा सकता है। इसमें और भी लोग हैं, जैसे कि आप पाएंगे ट्राई के मेंबर्स यहाँ पे, इसके अलावा RBI के गवर्नर जिनको नॉमिनेट करके भेज रहे हैं, नॉमिनी उनके नाम से यहाँ पे कोई आने वाला है। इसके अलावा रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है स्टेट का, वो यहाँ पे होंगे। चेयरमैन होंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन और अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UDI, जो कि हमारे आधार कार्ड बनाती हैं, इनके चेयरमैन यहाँ पे आने वाले हैं। इसके अलावा और भी NPCI आने वाली है, जैसे बेसिकली आपका जो भी बैंक्स हैं उन सभी के चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे गूगल पे की तरफ से, रेजर पे की तरफ से। तो ये सब इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अब्यूज़ कर रहे हैं जो मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि मेटा हो गया, गूगल हो गया। इनमें वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि देखिए हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे ऐप को ऐप स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, और उसके बाद वो गलत यानी कि डूबियस ऐप्स यहाँ पे बनाते हैं, और उसके बाद वो लोगों को फ्रॉड कर ले जाते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले भी इन मुद्दों पर बात कर चुके हैं, और इसी वजह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी क्या नहीं करना चाहिए। पहले भी RBI जो है वो गाइडलाइंस दे चुके हैं, उन्हीं में RBI ने बताया कि हमेशा आप अगर कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो किसी भी लिंक से उसको डाउनलोड ना करते हुए ऐप स्टोर पे जाइए, और वहाँ से कोई ऐप है तो ही उसको डाउनलोड करिए। दूसरा ऑप्शन बताता है कि अगर कोई भी ऐप
कोई भी ऐप आपने डाउनलोड किया और वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उसी समय उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से, क्योंकि किसी को भी आपके कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी अगर पेटीएम वगैरह कोई भी ऐप है वो नहीं लेंगे आपसे, तो इसीलिए इसको डिलीट कर दीजिए। और ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखिए। और यहीं पे आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी तक आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।